नमस्कार दोस्तों। देश के 3 बड़े न्यूज चैनल्स और उनके एंकर्स के खिलाफ NBDSA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई की है, जुर्माना लगाया है और चेतावनी दी है कि समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले कार्यक्रम अपने चैनलों पर न दिखाएं। हालांकि इनमें से कोई बाज आने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ कार्यक्रम के वीडियो, इन एंकर्स के कार्यक्रम के वीडियो हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। न्यूज चैनल्स और उनके नफरती एंकर्स के खिलाफ अपने लंबे चौड़े ऑर्डर में NBDSA के चेयरपर्सन और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने बहुत कुछ कहा है जो आपको जानना चाहिए। मेरे हाथ में जो पन्ने हैं, इसमें दलीलें भी हैं, शिकायतकर्ता की आरोप भी हैं और जस्टिस सीकरी का फैसला भी है। आपको जानना चाहिए कि इन चेहरों को अपने कंधे पर ढोने वाले चैनलों के वो कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसे देखकर जस्टिस सीकरी इतने नाराज हो गए कि देश के बड़े बड़े चैनलों पर 1 लाख से लेकर 50,000 तक का जुर्माना ठोक दिया। लतार लगाई, चेतावनी दी, नसीहत दी, सो अलग। आपको जानना चाहिए कि जस्टिस सीकरी ने न्यूज चैनल्स के ऐसे एंकर्स को लतार लगाते हुए क्यों कहा कि भविष्य में लव जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल देश के सेकुलर ढांचे को चरमरा सकता है। मेरे हाथों में दर्जनों पन्ने जो इन चैनलों के कारनामों से, इन एंकर्स के कारनामों से रंगे पड़े हैं। इन 10 पन्नों में आज तक के सुधीर चौधरी के नफरती कार्यक्रम के बारे में शिकायतकर्ता की दलीलों के साथ जस्टिस सीकरी का फैसला है और इन 15 पन्नों में अंबानी के चैनल न्यूज 18 के जहरीले एंकर्स अमन चोपड़ा और अमीश देवगन के कारनामे दर्ज हैं और इन 8 पन्नों में टाइम्स नाउ के चैनल, टाइम्स ऑफ इंडिया का चैनल नवभारत कैसे लव जिहाद के नाम पर एक धर्म को टारगेट करता है या टारगेट किया है नवभारत ने, यह दर्ज है। और इसी वीडियो में पूरी बात विस्तार से मैं बताऊंगा, सुनिए और समझिए। आप में से लाखों लोग इन्हीं चैनलों को देखते हैं, इन्हीं चेहरों को देखते हैं और ऐसे ही एंकर्स के कार्यक्रमों के जरिए अपनी सोच को जहरीली बनाते चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि कैसे ये एंकर्स और इनके चैनल्स आपके भीतर नफरत का संचार करते हैं, आपके दिलो दिमाग को एक धर्म के खिलाफ और एक सत्ताधारी दल के पक्ष में करने के लिए कैसे ये एंकर्स पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहते हैं, जिसे ये पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के चोले में ये लोग देश का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं जिसकी भरपाई करने में दशकों लगेंगे। हाँ, मैं दशकों कह रहा हूं, 20 साल, 30 साल। न्यूज चैनलों के कंटेंट पर नजर रखने वाली बनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ने 3 चैनलों के कार्यक्रमों को गैर जिम्मेदाराना, नफरत फैलाने वाला और मुसलमानों को टारगेट करने वाला माना है। ये 3 चैनल्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का नवभारत, अंबानी मीडिया का न्यूज 18 और इंडिया टुडे का आज तक। चेहरे तो आप पहचानते ही होंगे। हर रोज ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम जैसे शो लेकर आने वाले तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी, आपके दिमाग में हर रोज नफरत और जहर का हैवी डोज इंजेक्ट करने वाला अमीश देवगन और अमन चोपड़ा, और ये चौथे सज्जन है हिमांशु दीक्षित। इनका नाम मैंने पहली बार सुना है, इसलिए इनके परफॉर्मेंस के बारे में मैं अज्ञानी हूं, ये आप मान सकते हैं। मैंने इनका ना शो देखा है ना कुछ इनके बारे में जानता हूं। हो सकता है मोदी भक्ति और मुस्लिम हेट वाली पत्रकारिता में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो। वहां बहुत कंपटीशन है, ऐसे भी कम से कम 2-2.5 दर्जन एंकर तो हैं ही सामने, और चाटुकारिता की चादर बिछाकर अपना नंबर बढ़ाने के लिए 2-3 दर्जन एंकर पीछे जो मिड रेंज वाले कतार में लगे, और तीसरी लाइन भी न्यूज रूम में तैयार हो रही है। 1 2 साल 3 साल 4 साल के तजुर्बे वाले एंकर्स या एंकरानियां। तो अब बात इन एंकर्स के उन कार्यक्रमों की जिसकी वजह से इन सब के चैनलों पर जुर्माना ठोका गया है। हालांकि मैं ये भी जानता हूं और मानता हूं कि मोदी भक्ति में डूबे ये एंकर्स इतने पतित हो चुके हैं, इतने ढीठ हो चुके हैं, इतने लिजलिजे और बेगैरत हो चुके हैं कि इनके सुधरने की गुंजाइश लगभग खत्म है। उसकी वजह है किसी भी तरह की डांट फटकार, चेतावनी या जुर्माने से इनकी नफरती सोच पर लगाम नहीं लगने वाली है। ये सुधरेंगे तभी जब इन्हें लगेगा कि अब इनकी नौकरी जा सकती है या इन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, जिसकी फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक इन सब पर
मोदी और शाह की सत्ता का आशीर्वाद है, तब तक इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये भली भांति जानते हैं, इनके मालिक भी जानते हैं। इन सब की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि न सुप्रीम कोर्ट की फटकार का इन पर असर पड़ता है, न चेतावनी का कोई असर पड़ता है, न ही एनबीडीएसए जैसी सेल्फ रेगुलेशन करने वाली बॉडी के जुर्माने का इन पर कोई असर पड़ता है। इन्हें पता है सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, वरना कोई वजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद भी कि नफरत फैलाने वाले एंकर्स को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जाता, सरकार चुप क्यों है, ये एनबीडीएसए जैसी संस्था क्या कर रही है, किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कोई पहला मौका नहीं है जब एनबीडीएसए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने देश और समाज में नफरत और जहर फैलाने वाले न्यूज चैनल्स और एंकर्स को जुर्माना लगाया है। पहले भी हुआ है, पहले भी अमन चोपड़ा पर 50,000 का जुर्माना लगा, क्या फर्क पड़ा? पड़ा है क्या? चेतावनी पहले भी मिली है, पड़ा है क्या? अब क्या हुआ है? कुछ शोज है जिसको लेकर शिकायत की गई थी एनबीडीएसए में, और मैं पहले भी बता चुका हूं, एनबीडीएसए जो चैनलों के मालिक हैं, मालिकों की एक संस्था है जो पहले एनबीए हुआ करती थी, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया तो न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन होगा, और उसकी एक संस्था है सेल्फ रेगुलेटरी, जो स्वायत्त है, जो ऑटोनोमस है, और मालिकों की तरफ से उस बॉडी में लोग नामित होते हैं, और उसके जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं। किसी जमाने में जस्टिस जीएस वर्मा हुआ करते थे, अभी बीच में जस्टिस रविंद्रन थे, अभी जस्टिस ए के सीकरी हैं, और उसके बाद चैनल की तरफ से कुछ लोग होते हैं, कुछ सिविल सोसाइटीज के लोग होते हैं। ये एनबीडीएसए है, और सेल्फ रेगुलेशन की बात की जाती है, और मैं सेल्फ रेगुलेशन का पक्षधर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, और ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कुछ कर पा रही, नख सिख दंत विहीन बॉडी, और इस बॉडी के इस तरह के जुर्माने का कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई पड़ेगा क्या? तो हुआ ये, हर रोज यही कार्यक्रम करते हैं। अगर इनके कार्यक्रमों को अगर शिकायत के तौर पर दर्ज कराने लगे तो हफ्ते में एक एंकर के कम से कम 2 या 3 शो के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है, कराई जा सकती है, और अगर उसी तरह से सुनवाई हो और उसी तरह से कोई एक्टिविस्ट उस मामले में उसको पिच करे तो शायद 3 बार जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा होगा नहीं, बहुत आसान नहीं है। तो बहरहाल सुधीर चौधरी और इन सब के खिलाफ जो हुआ, जैसे न्यूज़ 18 के खिलाफ जो मामला है ये दर्ज कराया है, एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ही, इंद्रजीत घोरपड़े, उन्होंने ही ये मामला एनबीडीएसए में दिया था। उसका एक तरीका होता है कि आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं। तो ये सारे इनके कार्यक्रम लव जिहाद को लेकर है। अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, लव जिहाद बहाना एक मजहब निशाना। दरअसल लव जिहाद बहाना एक मजहब निशाना, जब ये थंबनेल है तो वो कहने की कोशिश करा एक मजहब निशाना मतलब हिंदू निशाना नहीं, लव जिहाद बहाना मुसलमान निशाना। दरअसल इसके पीछे दिमाग और सोच ये है। एक कार्यक्रम ये है देश नहीं झुकने देंगे, जो 21/11/2022 को एयर हुआ। दूसरा कार्यक्रम उसी में मेहरौली मर्डर को लेकर हुआ था, श्रद्धा वाकर कांड हुआ था, उसको लेकर इसी तरह का लव जिहाद पर। फिर एक आर पार एक कार्यक्रम है, उसमें भी इसी तरह का डिबेट शो हुआ है, ये 16/11/2022 को। फिर एक डिबेट शो है श्रद्धा मर्डर केस पर ही 20/11/2022 को, आफ्ताब नार्को टेस्ट। और इसमें लव जिहाद बहाना एक मजहब निशाना में जिस तरह से डिबेट को हैंडल किया गया और जिस तरह से एंकर ने भूमिका निभाई, जिस तरह से मुस्लिम पैनलिस्ट्स को एंकर ने ऐसे सवाल किए जिससे उनके मजहब, उनके धर्म को टारगेट किया गया, हाईली ओपिनियनेटेड एंकर ने जिस ढंग से हिंदुत्ववादी गेस्ट को बुलाकर उनको एक प्लेटफॉर्म देकर उनकी राय को अपना सब्जेक्ट बनाया और उसी को आगे बढ़ाकर एक धर्म को टारगेट किया श्रद्धा मर्डर केस में, उसी पर एक लंबी चौड़ी शिकायत दर्ज कराई गई। और उस शिकायत की सुनवाई के बाद क्या कहा जस्टिस सुनिए। और श्रद्धा वाकर केस में हुआ ये था, आपको पता होगा, महाराष्ट्र की मुंबई में रहने वाली लड़की, वो 2022 की घटना है, उसको बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली आई और दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई। महीनों बाद उसकी लाश मिली या जानकारी मिली। लेकिन एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, दोनों की दोस्ती, दोनों के रिश्ते, और उसके बाद उस लड़के की दरिंदगी की कहानी है जिसने उस लड़की की बेरहमी से, बर्बरता से हत्या की, एकदम दरिंदगी से हत्या की, जिससे कथित तौर पर वो प्यार करता था। लड़की तो करती थी, तभी लड़की अपना घर परिवार छोड़कर मुंबई से दिल्ली आ गई थी।
लेकिन उस कहानी को ट्विस्ट ये दिया गया कि ये लव जिहाद है, वेल प्लान्ड है, और उसी तरह से चैनलों पर चला। और उसमें लव जिहाद एक जुमला है, 35 टुकड़ों वाला जल्लाद नहीं होता लव जिहाद बहाना, एक मजहब निशाना, ये सब टाइप की इसमें जो चली। इसी को विस्तार से जो शिकायत करता है उन्होंने इसमें शिकायत की। अब जो जस्टिस सीकरी ने जो जजमेंट दिया, जो फैसला दिया आखिरी में, उस फैसले को आप सुनिए, और 50,000 का जुर्माना, जिसमें उन्होंने कहा है, और ये थंबनेल है, स्क्रीन पर अभी थंबनेल लगा रहे हैं, लव जिहाद एक जुमला है। अब इसमें जस्टिस सीकरी ने कहा है, NBDSA observed that while the media has the right to conduct debates on any topic of its choice, however, it may have been inappropriate for the broadcaster to have conducted several debates on the subject of love jihad while linking it to the Shraddha Vakar murder case. आप कोई भी डिबेट कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर, लेकिन श्रद्धा वाकर केस पर करते हुए इसको लव जिहाद से लिंक करके और एक खास मकसद से कर रहे हैं, ये सही नहीं है जिस तरह से ब्रॉडकास्टर ने किया। और उसके बाद इसमें उन्होंने लिखा है, NBDSA also observed that the way anchors conducted the so called debates, जिस तरह से एंकर ने सो कॉल्ड डिबेट किया अराउंड लव जिहाद, was also inappropriate। और उसी में उन्होंने कहा है कि इन्होंने टारगेट किया इस शो के जरिए इंटायर कम्युनिटी को, इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग ए फ्यू मिसक्रिएंट्स फॉर मर्डर्स एंड वायलेंस। जो हत्यारा है उसको ब्लेम करने की बजाय एक इंटायर कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट किया। दिस वाज एविडेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स मेड बाय एंकर्स ड्यूरिंग द शो, इंक्लूडिंग द रिपीटेड रेफरेंसेज लिंकिंग द टर्म लव जिहाद to the Shraddha Vakar murder case and the usage of hashtag love jihad files in the second and fourth broadcasts in relation to a particular community। एक धर्म को टारगेट करने के लिए या एक धर्म को निशाने पर रखने के लिए इस तरह के शो किए गए। इसी तरह से उन्होंने आगे लिखा है कि NBDSA stated that the term love jihad should not be used loosely and should be used with great introspection in future। को मतलब इस तरह से ये न करे, भविष्य में इसका इस्तेमाल न करे। इस तरह के कार्यक्रम से जो सेकुलर फैब्रिक है देश का वो बर्बाद हो सकता है, और इसका असर एक धर्म विशेष को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, इससे जो कम्युनल हार्मोनी है वो खराब होगी और एक ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। ये जस्टिस सीकरी ने अपने फैसले में लिखा है। और लव जिहाद को लेकर इतने शो होते हैं तो आपको पता होगा। इसी में उन्होंने लिखा है, फॉर द रीजन्स स्टेटेड एबव NBDSA हेल्ड दैट ब्रॉडकास्ट वेर नॉट ओनली वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रलिटी, impartiality and accuracy under the code of ethics, but also violative of the specific guidelines covering reportage relating to racial and religious harmony। और इसलिए उन्होंने आगे उस पर फैसला दिया है, जिसमें हेडिंग यही सब था जो मैंने आपको कहा कि फैसला इन्होंने देते हुए कहा है, इन व्यू ऑफ द एबव, इन सो फार एज द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ब्रॉडकास्ट वेर कंसर्न, NBDSA डिसाइडेड टू admonish the broadcaster, particularly the anchors, and impose a fine of 50,000। मतलब 50,000 की चेतावनी देकर 50,000 की का जुर्माना लगाता है। ये साफ लिखा हुआ है खास तौर से एंकर्स पर। और NBDSA further also directed the broadcaster to remove the video of said broadcast if still available on the website of channel, YouTube और हाइपरलिंक कहीं भी है तो ये सब हटा दें। इस तरह से इसमें, क्योंकि उस समय आपको पता होगा श्रद्धा वाकर के केस में इसी तरह की का नैरेटिव लगातार चल रहा था। इसमें विस्तार से करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या क्या एंकर ने कहा, क्या एंकर ने पूछा, ये विस्तार से इसमें लिखा गया। दूसरा जो है फिर नवभारत को लेकर है, नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया का है। इसमें भी वैसे ही लव जिहाद को लेकर चैनल पर जो चला प्रोग्राम, लव तो बहाना है, हिंदू बेटियां निशाना है। और अरे भाई, कई बार कोई एडल्ट अपने हिसाब से शादी करता है और उसमें कोई दरिंदगी करता है, धोखा देता है, प्यार में धोखा देता है और उसके बाद हत्या करता है। वो दरिंदगी करने वाला वो लड़का पकड़ा जाता है। अक्सर ऐसे केस में जहां अगर लड़का अगर मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, तो उसको लव जिहाद बना दिया जाता है। बहुत ऐसे केस हैं पिछले 9 साल में, खास तौर से। भाई, उस लड़के की दरिंदगी पर जितनी बात कीजिए,
उस लड़के को सख्त से सख्त सजा हो जिसने उस गर्लफ्रेंड को, उस लड़की को जिसने उससे मोहब्बत की, जिसने उस पर भरोसा किया, जिसने उसके चक्कर में अपने परिवार, रिश्तेदार और समाज को छोड़कर उससे शादी की, उसको दगा दिया और उसकी हत्या की। जितनी सख्त सजा हो, लेकिन क्या उसकी आड़ में और उस आफ्ताब या सलमान या किसी ऐसे शख्स के नाम के बदले आप क्या एक धर्म विशेष को टारगेट कर सकते हैं कि बड़ा प्रायोजित और सुनियोजित और साजिश हो रही है? लेकिन यही होता है अगर सिर्फ लड़के का होना मुस्लिम जरूरी है बस। तो इसी तरह से लब तो बेटियां, हिंदू बेटियां निशाना है, लब तो बहाना है, माफ करें। और उसके बाद ये कार्यक्रम 31/5/2023 को नवभारत पर टेलीकास्ट हुआ है और इसमें भी बहुत विस्तार से बहुत कुछ लिखा गया है कंप्लेनेंट की तरफ से कि क्या क्या उस शो में प्रॉब्लम थी। और अंत में जो जजमेंट दिया है जस्टिस सीकरी ने, इसमें जस्टिस सीकरी ने लिखा है कि जब शो के दौरान कुछ पैनलिस्ट ने ये बताया और जताया कि ये जो मामला है, इस घटना को किसी धर्म विशेष और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ना ये गलत होगा, सेलेक्टिव ढंग से इसको अगर हम किसी धर्म से जोड़ते हैं तो द एंकर shouted them down and did not allow them to express their views। तो एंकर ने उन पैनलिस्ट को डांटा, चीखा और उन्हें अपनी राय नहीं रखने दी, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसको आप धर्म से मत जोड़िए, इस तरह की किसी घटना को कम्युनल एंगल मत दीजिए अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऐसी दरिंदगी हुई है तो। इसी में है NBDSA also observed that there may be some instances where boys from particular community married Hindu girls. However, some such instances should not lead to making generalized statement regarding interfaith marriages by giving to a communal color। अगर ऐसा हो सकता है कि दो कम्युनिटी के लोगों ने शादी की, हिंदू लड़की कोई मुस्लिम लड़का हो सकता है, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता इस इंटरफेथ मैरिज को कि इसका और इसे कोई कम्युनल कलर नहीं दिया जा सकता, सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। ये उन्होंने कहा एवरी सिटीजन फ्रॉम विच एवर रिलीजन हैज अ राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन टू विच ही और शी बिलोंग्स। हर यंग को, एडल्ट को यह अधिकार है कि वो किसी भी शादी करे, किसी लड़की से या लड़के से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यह अधिकार देता है संविधान, देश का कानून देता है। सिर्फ इसलिए कि एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, इसलिए उसको इस तरह से लव जिहाद जोड़ना और लव जिहाद एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना और ये बताना कि हिंदू लड़की को फंसाकर और उसके बाद लव जिहाद किया गया, शादी के जाल में फंसाकर, ये गलत है। यही उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि इट वॉज नॉट प्रॉपर टू जनरलाइज द इंसिडेंट विद द टिकर्स सच एज लब तो बहाना है, हिंदू बेटियां निशाना है, जिहादियों से बेटियों को बचाओ, ये सब भी चला होगा, जिहादियों से बेटियों को बचाओ। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इट इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ दीज इंसिडेंट बाय टारगेटिंग द इंटायर कम्युनिटी। मतलब ये आप सरलीकरण कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, इसके बहाने आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, which is found to be violative of the principles of impartiality, objectivity and neutrality under the code of ethics and broadcasting standards। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी के खिलाफ है और अपनी जो मर्यादा है, जो एथिक्स है, उसका आप उल्लंघन करते हैं। इस DSA ने इसी को उन्होंने चिन्हित करते हुए कहा है कि लव जिहाद शुड बी यूज्ड विद सीरियस इंट्रोस्पेक्शन इन फ्यूचर। और in view of the above violation, NBDSA decided to impose a fine of ₹1 lakh on the broadcasters। और उसके बाद ये निर्देश है कि ये सारे अपने चैनल से जहाँ भी लिंक है सब हटा दें। तो ये है। अब ये तीसरा सुधीर चौधरी के बारे में 15 पन्ने हैं, इसमें लंबी चौड़ी शिकायत है जो रात को शो करते हैं। और इसमें रामनवमी के दौरान जो हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जो मस्जिद पर हमला हुआ था या वहाँ मुस्लिम जो हिंसा की जद में आए थे, मुस्लिम कम्युनिटी को जो टारगेट किया गया था, उसको लेकर विस्तार से बताया गया है कि एक पक्ष इन्होंने दिखाया और उसको बताते समय, चैनल पर नैरेट करते समय इस तरह से उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि मुसलमान एक खास इलाके को इस तरह से उस इलाके पर डोमिनेट करते हैं जैसे मुस्लिम इलाका है और वहाँ वो अपने ढंग से बहुत तरह के ऐसे हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं, या वहाँ किसी की नहीं चलती, पॉलिटिशियन ध्रुवीकरण करते हैं या तुष्टिकरण करते हैं, उसके लिए इन सब का हौसला बढ़ता है। इस तरह की बहुत सारी बातें सुधीर चौधरी को लेकर कंप्लेनेंट ने कही, उनके शो को लेकर। और ये शो टेलीकास्ट हुआ था
आज तक पर 4/4/2023 को। ठीक है, इसमें भी एनबीडीएसए ने वही कहा है कि ये जो घटना हुई, ये इसको जिस तरह से चैनल ने दिखाया वो गलत है। और उसके बाद उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि एनबीडीएसए noted that it appears that in the broadcast the incident of communal violence committed by a few miscreants had been generalized by the anchor to target a particular community। मतलब जो घटना, हिंसा जो भी हुई, उसको कुछ लोगों के द्वारा उसको जनरलाइज करके एंकर ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया, मतलब एक धर्म विशेष, मतलब मुस्लिम को टारगेट किया है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम स्टेटमेंट्स मेड बाय द एंकर इन द ब्रॉडकास्ट। और ये एंकर के ब्रॉडकास्ट में जो बोला गया है उससे ये बात साबित होती है। एनबीडीएसए ने और उसके बाद इनको नसीहत दे दी है कि आगे से इस तरह के आप प्रोग्राम करते समय केयरफुल रहें। बहरहाल, हालांकि इनको जुर्माना सुधीर चौधरी को नहीं लगा। तो ये सब तो एनबीडीएसए ने कहा है, लेकिन सवाल यही कि एनबीडीएसए ने तो पहले भी अमन चोपड़ा जो न्यूज़ 18 का एंकर है उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया था। क्या अमन चोपड़ा सुधर गया? अक्टूबर 2022 में ये घटना हुई थी। 27 अक्टूबर का ऑर्डर था जब अमन चोपड़ा को 50,000 का जुर्माना लगाया गया था। और उस समय भी उस तरह से शिकायत उसके खिलाफ की गई थी कि उसने अपने कार्यक्रम में मुस्लिम छात्राओं और उनके समर्थकों को एक आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश की। एंकर और पैनलिस्ट ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खतरनाक रूढ़ियों को बढ़ावा दिया और अनाप शनाप बातें की। तब भी एनबीडीएसए ने कहा था अमन चोपड़ा को संवेदनशील मामलों पर बहस करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब ये तो है एनबीडीएसए और नक्सी दंतविहीन है। मैं कहता हूँ ठीक है, चलिए जुर्माना लगाया, लेकिन क्या इस पर कार्रवाई, इस जुर्माने की बाद से सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा या जो नवभारत के एंकर हैं या अमिश देवगन, क्या आज से या कल से कुछ सुधर जाएंगे? क्या टोन डाउन होंगे? क्या वो नफरती पत्रकारिता जो कर रहे हैं, एक धर्म को जो टारगेट कर रहे हैं, क्या वो कम करेंगे? नहीं करेंगे। दे देंगे जुर्माना 1 लाख, मालिक दे देगा, क्योंकि मालिक से लेकर एंकर तक सबका कनेक्शन अब ऊपर है और सबका मालिक एक है। तो ये तो एक इस तयशुदा चीजें हो रही है, ये अनायास नहीं है, सायास है, किया जा रहा है। उन्हें छूट है, मालिकों की तरफ से छूट है कि यही करो। एक जमाना था इसी आज तक में, मैंने भी 1 साल के लिए आज तक में काम किया था, 2002 का दौर था। और मैं तो सलाम करूंगा उस दौर के अरुण पुरी को जो आज तक के मालिक है। आज उनकी बेटी वहां उनकी जगह उत्तराधिकारी के तौर पर देखती हैं। लेकिन उस समय एक एक ग्राफिक्स पर अरुण पुरी की नजर होती थी। कोई भी ग्राफिक, कोई भी फैक्चुअल एरर अगर गया, कोई गलती गई, तो एकदम लोग हड़कंप, पूरे फ्लोर पर हड़कंप हो जाता था कि ऐसी गलती कैसे हो सकती। इतना फैक्चुअली करेक्ट रहने की और रखने की कोशिश आज तक को करते थे अरुण पुरी। आज वही अरुण पुरी तमाशबीन है। देख रहे हैं सुधीर चौधरी क्या जहर बो रहा है, देख रहे हैं और भी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में अगर ऐसा कोई ऑर्डर हो गया तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। एंकर को 5 दिन 10 दिन ऑफ एयर कर दो, बताओ कि हाँ हम इसको लेकर संजीदा है। देश को बताओ, दर्शकों को बताओ कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि एनबीडीएसए ने हमारे एंकर को, सुधीर चौधरी को यह नसीहत दे दी है। बताओ कि हमारे एंकर अमन चोपड़ा और अमिश देवगन को अगर जुर्माना लगाया उन पर, तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। बताओ और ये चेतावनी दो कि खबरदार इस तरह के कंटेंट चैनल पर चलाया तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये काम तो सुप्रीम कोर्ट भी पहले पूछ चुका है और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी पहले एक मामला था जिसकी सुनवाई हुई थी। ऐसे एनबीडीएसए अपने चैनलों का बचाव जब कर रहा था, तो एक ऑर्डर, मुझे लगता है ऑर्डर क्या, मौखिक तौर पर बहुत फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस जोसेफ की बेंच में हुआ था शायद, जो जनवरी 2023 में, जब जस्टिस जोसेफ अब रिटायर कर गए, उनकी बेंच में हुआ था, जब एनबीडीएसए बचाव कर रहा था चैनल्स का, एक मामले की सुनवाई थी। तो कोर्ट ने कहा था साफ, नफरत फैलाने वाले एंकर्स को ऑफ एयर क्यों नहीं करते? मीडिया समाज को बांटने का काम कर रहा है। न्यूज चैनल्स के एंकर सनसनीखेज बनाते हैं खबरें, विजुअल के कारण आप समाज में विभाजन पैदा करते हैं। और तब जस्टिस जोसेफ ने एनबीडीएसए से पूछा था, वो उनके वकील से, कि अगर टीवी कार्यक्रम के एंकर में समस्या है तो क्या किया जा सकता है? आप पक्षपात आपको नहीं करना चाहिए। और कहा था कि आप बताइए कि आपने अब तक कितने एंकर्स को हटाया। और एनबीडीएसए, मैंने जैसा कि कहा, एनबीएसए मालिकों की संस्था है और वहां एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिसके चेयरपर्सन होते हैं। तो मालिक ने तय कर लिया कि हम ठीक है, एंकर यही बोलेगा, एनबीडीएसए क्या करेगा, लाइसेंस रद्द तो कर नहीं सकता, सेल्फ रेगुलेशन है।
तो यही करेगा, लाख रुपए जुर्माना करेगा। कर दो जुर्माना, दे दो पैसा, 1 लाख रुपए क्या चीज़ है। और किसी समय मुझे याद ये भी आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे इसी में था, जस्टिस जोसेफ ने कहा था आपत्तिजनक एंकरों को ऑफ एयर किया जाना चाहिए और उन चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन कर रहे हैं, और जब तक आप उनको आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो सुधरेंगे नहीं। इस तरह की भी बात हुई थी तब, जब जो याचिकाएं बहुत उस समय दायर हुई थी सुदर्शन टीवी पर नौकरशाही जिहाद और तबलीगी जमात को लेकर, कोरोना जिहाद, दुनिया भर के ऐसे हेट स्पीच को लेकर बहुत खबरें चली थी। और तब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी इस तरह की बातें कही थी कि उनको ऑफ एयर करिए और चैनलों पर मोटा जुर्माना लगाइए जुर्माना 10-20 करोड़ का, और एंकर्स पर ऐसी एंकर्स के लिए फैसला दीजिए कि इनको 3 महीने ऑफ एयर करो, इनको 4 महीने ऑफ एयर करो, और जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक लिख के दें कि हम इस तरह की बात नहीं करेंगे नफरती, तब इनको ऑन एयर करो। ये होने से रहा, क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो ये कर नहीं सकती, और करेगा तो ऐसा भी हुआ है कि एनबीएसए के, पहले एनबीएसए इसका नाम था, एनबीएसए के फैसले के बाद एक चैनल, देश का एक चैनल एनबीएसए आउट हो गया कि मैं आउट हो जाता हूं आपकी संस्था से। फिर आपने जो कहा, चूंकि वो स्वायत्त संस्था है, सेल्फ रेगुलेशन है, हम पर अमल नहीं होता, हम पे लागू नहीं होता। तो ऐसा भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले, एक और देख रहा हूं मैं सितंबर 2022 में, कि टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी है, केंद्र चुप क्यों है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच और इस सब के मामले में तब भी बहुत नाराज हुआ था कि एंकरों को ये बताना चाहिए कि आप अगर गलत करते हैं तो परिणाम भुगतने होंगे। समस्या तब होती है जब कार्यक्रम के दौरान आप किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं, उसे बोलने नहीं देते, और इसका नेता भले फायदा उठा रहे हैं लेकिन लोगों को नुकसान हो रहा है। और केंद्र चुप क्यों है? केंद्र सरकार इस पर सख्त नियामक तंत्र स्थापित करे। हालांकि मैं मानूंगा कि केंद्र सरकार को नियामक की जरूरत नहीं है स्थापित करने की, कायदे से होना, सेल्फ रेगुलेशन चाहिए, और ऐसे भी केंद्र सरकार जो चाहती है वही तो चल रहा है, तो सरकार के लिए तो फायदेमंद है। 21/9/2022 की एक खबर देख रहा हूं कि नफरत को रोकना एंकर की जिम्मेदारी है, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं थी हेट स्पीच को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा था एंकर्स की जिम्मेदारी है किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके, और मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया बिना रेगुलेशन के है, देखना एंकर्स की जिम्मेदारी है। तो ये सब तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। सीजीआई का एक देख रहा हूँ, यूपीएससी जिहाद को लेकर जब बवाल हुआ था और कोर्ट में मामला गया था सुदर्शन टीवी के खिलाफ। बताइए, यूपीएससी में जिहाद से लोग भर्ती हो रहे हैं, ये कार्यक्रम चला और डंके की चोट पर वो चैनलों पर इस तरह की बकवास करता रहा। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि हमें इस मामले में दखल देना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बयान में देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग समय के। लेकिन इन सबसे दिक्कत क्या है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इन एंकरों को लगता है कि मालिक हमारे साथ हैं, मोदी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की पूरी मशीनरी हमारे साथ है, और बहुत बड़ी जनता जो मोदी समर्थक जनता है, भक्त समुदाय है, मोदी समर्थकों की, मोदी के अंधभक्तों की जो भीड़ है, जो वही सुनना चाहती है जो ये सुनाते हैं, जिनके भीतर मुसलमानों के प्रति नफरत थोड़ी भरी है, बाकी भरने का काम ये करते हैं, तो उनको उनके मन लाइक कंटेंट मिलता है, और इन्हें लगता है, इन्हें पता है कि हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसे जुर्माने के फैसले होते रहे। सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं तो ये एनबीडीएसए की परवाह क्यों करने लगे? तो फिलहाल परवाह आपको करनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मुमकिन हो करिए। नमस्कार।